हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 24 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 24 में हमने सेक्शन 320 तक डिस्कस कर लिया था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में 320 को अच्छे से समझा था। तो आज हम फर्दर सेक्शंस को जानेंगे, सेक्शन 321 से लेकर के जो आगे के फर्दर सेक्शन होंगे। आज हम चैप्टर 24 डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का डायरेक्ट ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 321 बात करता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, मतलब कि प्रोसिक्यूशन साइड से वो अपना केस विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, वो किस तरह से अपना विड्रॉ कर सकता है, जो भी उसने केस दर्ज कराया है, जो भी उसने कंप्लेंट किया है, ठीक है। जो प्रोसिक्यूशन पक्ष की साइड से विड्रॉ करा सकता है वो, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर बताया है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ ए केस में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offense for which he is tried and upon such withdrawal जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो केस के इंचार्ज है, वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, वो कंसेंट लेंगे पहले कोर्ट से, तब जाकर वो विड्रॉ कर सकते हैं उस केस को, ठीक है। एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, मतलब कि जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं। विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, ऑफ एनी पर्सन आइदर जनरली ऑन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन और मोर ऑफेंसेस, जो भी एक से ज्यादा ऑफेंस कमिट हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, जनरली, और विच इज हिज ट्रायल, जो ट्रायल जिसका ट्रायल चल रहा है। एंड अपॉन सच विड्रॉल, इसमें विड्रॉल की बात की किस पर, ए और बी इसमें पॉइंट बताया गया है, ठीक है। वो कब ले सकते हैं, इफ इट इज मेड बिफोर चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड द अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस, मतलब कि जब चार्ज से पहले, चार्ज फ्रेम करने से पहले, ठीक है, वो विड्रॉ करा सकता है। अगर वो विड्रॉ कराएगा तो अक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में या फिर ऑफेंसेस के, ठीक है। और जो बी सब क्लोज बताता है, इफ इट इज मेड आफ्टर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड और व्हेन अंडर दिस कोड नो चार्ज इज रिक्वायर्ड ही शैल बी एक्विटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस, या फिर चार्ज के बाद, चार्ज फ्रेम होने के बाद वो विड्रॉ करता है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन साइड से, तो उसके अंडर, इस कोड के अंडर वो जो चार्ज है वो हटा लिए जाते हैं। नो चार्ज इज रिक्वायर्ड ही शैल बी एक्विटेड, तो उस केस में उसको एक्विट कर दिया जाएगा अगर चार्ज फ्रेम करने के बाद किसी पर्सन के अगेंस्ट केस को विड्रॉ कराना है तो, ठीक है। और अगर चार्ज फ्रेम करने से पहले होता है तो उस केस में जो एक्यूज पर्सन है उसको एक्विट नहीं, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर चार्ज फ्रेम करने के बाद करते हैं तो फिर उस केस में उसको एक्विट कर दिया जाएगा। ये बात समझ आ गई। और जो आगे बताया प्रोवाइजो में बात बताई गई है, वॉज अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच दी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, मतलब कि इसमें एग्जीक्यूटिव यूनियन एक्सटेंड तक की बात की गई है, जो लॉ रिलेट करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड तक, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, या फिर वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाय द दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिश अंडर द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश एक्ट 1946, मतलब कि इसमें स्पेशल दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू बात की गई है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है, जो इनके अंदर अथॉरिटी होती है, जो स्पेशल पुलिस दिल्ली एक्ट है, ठीक है, जो स्टेब्लिश किया गया था 1946 में, जिसको एक्ट पास किया गया था 1946 में। और जो थर्ड क्लोज है, इन्वॉल्व द मिस अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जो इन्वॉल्व है मिस अप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रक्शन या फिर डैमेज हो रहा है किसी प्रॉपर्टी को जो बिलोंग करती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा। या फिर फोर्थ क्लोज बताया गया है, वॉज कमिटेड बाय पर्सन इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाइल एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी, या फिर कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है, वो अब उसकी वहां पर वो एक गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, कोई पर्सन जो सर्विस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, अगर उसके ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते वक्त कोई उसने कुछ कमिट कर दिया हो, कोई ऑफेंस, ठीक है, तो उसके दौरान, तो ये फोर्थ इसमें प्रोवाइजो है। तो इस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा, आगे बताया है, एंड द प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस हैज नॉट बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें ये बात की गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो अपॉइंट करती है अपना प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ द केस, जो इंचार्ज होगा उस केस का, ठीक है, जिस केस को चलाना है, जो अभी हमने 4 इसमें पॉइंट पड़े हैं ऊपर, ठीक है, उस केस में ही शैल नॉट, अगर वे नहीं करती है अनलेस ही हैज बीन परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू सो, तो उस केस में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। उस केस में वो किससे लेगी, कोर्ट से। मूव द कोर्ट
फॉर इट्स कंसेंट टू विड्रॉ, मतलब कि उस केस को विड्रॉ कराने के लिए कंसेंट लेने होगी कोर्ट से, फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन एंड द कोर्ट शेल, ठीक है, फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन कोर्ट से, बिफोर अकॉर्डिंग कंसेंट, ठीक है, कंसेंट लेने से पहले, ठीक है, अकॉर्डिंग कंसेंट, डायरेक्ट द प्रोसिक्यूटर टू प्रोड्यूस बिफोर इट इज द परमिशन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, मतलब कि जब वो कंसेंट लेगा कोर्ट से कंसेंट लेने से पहले जो प्रोसिक्यूटर है उस केस का इंचार्ज है जो, वो प्रोड्यूस करेगा अपनी परमिशन, मतलब कि उसको परमिशन लेनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर द विड्रॉ ऑफ द केस, ठीक है, फॉर फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन साइड। तो इसमें सिंपली ये बात ये कही गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, ठीक है, उस केस का इंचार्ज बना दिया गया उसको, तो फिर उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी उससे, उसके बाद वो कोर्ट से परमिशन लेगा उस केस को विड्रॉ कराने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करेगी किस लिए, उस केस को विड्रॉ कराने के लिए, ठीक है, उससे परमिशन लेनी होगी, उसके बाद कोर्ट से वो परमिशन लेगा, किस लिए, उस केस को विड्रॉ कराने के लिए। तो सेक्शन 321 सिंपली यही बात करता है विड्रॉ से रिलेटेड। और जो सेक्शन 322 है वो बताता है प्रोसीजर इन केसेस विच मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, मतलब कि जो मजिस्ट्रेट है उसके पास अगर वो केस नहीं चल सकता, ठीक है, जिसके पास कोई जुडिक्शन नहीं है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, क्या वो डिस्पोज नहीं कर सकता उस केस को। तो इसमें आगे प्रोसीजर बताया, फर्स्ट क्लोज बताता है, इफ इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट इन एनी डिस्ट्रिक्ट द एविडेंस अपेयर्स टू हिम टू ए वारंट ए प्रिजम्पशन, मतलब कि जो इंक्वायरी और ट्रायल के जो भी मजिस्ट्रेट के पास चल रहे हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट है, अगर उसके पास कोई ट्रायल ऑफेंस का चल रहा है, द एविडेंस अपियर टू हिम टू वारंट ए प्रिजम्पशन, तो उस केस में वो एविडेंस लेगा, ठीक है, वारंट ए प्रिजम्पशन, अगर उसको वारंट करने हैं तो, ठीक है, ऐसा के अगर उसको ये प्रिज्यूम होता है तो वारंट भी कर सकता है अगर उसको प्रिजम्पशन लगती है। तो इसमें आगे बताया है दैट ही हैज नो जुडिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल, मतलब कि अगर उसके पास कोई जुडिक्शन नहीं है मजिस्ट्रेट के पास, तो वो जिसकी मजिस्ट्रेट के जुडिक्शन में आता है तो उसको कमिट कर देगा फॉर द ट्रायल ऑफ द केस, ठीक है, मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है। और जो बी सब क्लोज है दैट द केस इज वन विच शुड बी ट्राइड और कमिटेड फॉर ट्रायल बाय सम अदर मजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट, तो ऊपर बात की है कि जो ट्रायल कमिट कर देगा ट्रायल फॉर द ऑफेंस, अगर कोई भी ऑफेंस हो रहा है, अगर उसके पास वो कॉम्पिटेंट नहीं है वह मजिस्ट्रेट, तो अपनी जिसके सबऑर्डिनेट है उसके पास वो केस को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और जो बी सब क्लोज है वो बताता है अगर वो ट्रायल किसी दूसरे की मजिस्ट्रेट की डिस्ट्रिक्ट में आता है, किसी जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट है उसकी डिस्ट्रिक्ट में वह आता है वह मजिस्ट्रेट, तो उसके पास वो ट्रांसफर कर देगा, कमिट कर देगा फॉर द ट्रायल सम अदर मजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट। और जो सी सब क्लोज है दैट द केस शुड बी ट्राइड बाय द सीजीएम, ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग एंड सबमिट द केस विद द ब्रीफ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग इन नेचर टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और टू सच अदर मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन एज द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्ट्स। तो इसमें बताया गया कि अगर वो जो केस है वो ट्रायबल है बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट का चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो उस केस में वो अपने प्रोसीडिंग को स्टे करेगा एंड सबमिट द केस, तो उस केस को वो सबमिट करेगा कहां पर, सीजीएम के पास, और ब्रीफ रिपोर्ट एक्सप्लेन करेगा इट्स नेचर, ठीक है, जो उसका नेचर होगा केस का वो ब्रीफली उसमें रिपोर्ट को बनाएगा और एक्सप्लेन करेगा टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और टू सच अदर मजिस्ट्रेट, या फिर किसी अदर मजिस्ट्रेट को, मतलब कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट को भी बोल सकता है कि आप उसके पास वो ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, हैविंग जुडिक्शन, जिसकी जुडिक्शन में वो आता है, एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्ट, ठीक है, जैसे भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन दी है उसी तरह से वो रिपोर्ट बनाकर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, ठीक है, और फिर वहां पर उसका ट्रायल चलेगा। और जो सेकंड क्लॉज है द मजिस्ट्रेट टू whom द केस इज सबमिटेड में इफ सो एम्पावर्ड आइदर ट्राई द केस हिमसेल्फ और रेफर इट टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम हैविंग जुडिक्शन और कमिट द एक्यूज फॉर ट्रायल, मतलब कि ये बताया गया कि इसमें जो मजिस्ट्रेट है जिसको वो सबमिट कर रहा है, ठीक है, फॉर द ट्रायल ऑफ द केस, इफ सो एम्पावर्ड आइदर ट्राई द केस हिमसेल्फ, वो खुद भी ट्राई कर सकता है या फिर वो रेफर कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को, मतलब कि वो सीजीएम को कर रहा है तो सीजीएम अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को किसी को भी जो भी उसकी जुडिक्शन में आता है जो भी ऑफेंस, तो उसको ट्रांसफर कर सकता है फॉर द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, और कमिट द एक्यूज फॉर ट्रायल, और उस एक्यूज को कमिट कर देगा फॉर द ट्रायल उसी मजिस्ट्रेट के पास जो मजिस्ट्रेट है जिसका जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है, जिस मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट में कोई मजिस्ट्रेट आता है, अगर उसको ट्रांसफर करता है तो उस अक्यूज को भी फॉर द ट्रायल भेज देगा, ठीक है। तो हमारा 322 सिंपली ये प्रोसीजर बताता है मजिस्ट्रेट कैसे डिस्पोज करेगा, ठीक है, केस को। तो अब हम चलते हैं 323 में। 323 बात करते हैं प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड,
मतलब कि जो इंक्वायरी जो ट्रायल है वो कमेंस हो रही है, शुरू हो रही है। अगर मजिस्ट्रेट को उसमें कुछ फाइंड होता है, केस शुड बी कमिटेड, अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उसको कमिट कर देना चाहिए, ठीक है, दूसरे मजिस्ट्रेट के पास, तो उस केस में क्या होगा? इफ इन एनी इंक्वायरी इनटू अर ऑफेंस और ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट इट अपेयर्स टू हिम एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर सेंडिंग द जजमेंट दैट द केस इज वन विच ought to be tried by the court of session, he shall commit it to that court under the provision herein before contained, and thereupon the provisions of chapter 18 shall apply to the commitment so made। तो इसमें 323 में सिंपली प्रोसीजर बताया गया है कि अगर जिस मजिस्ट्रेट के पास कोई ट्रायल या फिर कोई इंक्वायरी चल रही है, तो ठीक है, किसी केस की, और उस मजिस्ट्रेट को यह अपियर होता है किसी स्टेज पर, ठीक है, जो प्रोसीडिंग की स्टेज चल रही है उस स्टेज पर अगर कोर्ट को मजिस्ट्रेट को लगता है बिफोर साइनिंग द जजमेंट, मतलब कि जजमेंट साइन करने से पहले, ठीक है, दैट द केस इज ought to be tried by the court of session, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, तो उस केस में वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिट कर देगा केस को फॉर द ट्रायल, ठीक है, अंडर द प्रोविजन हेरेन कंटेन, जो चैप्टर 18 हमने पढ़ा था, जो कि बाय द बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन हमने पढ़ा था, जो ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अच्छे से, तो उसमें आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा जो ट्रायबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो उसके दौरान मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो उसको कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन में वो केस, ठीक है, फॉर द ट्रायल अंडर चैप्टर 18। तो ये 323 सिंपली ये बात करता है। और जो 324 है, 324 बताता है ट्रायल ऑफ पर्संस प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइनेज, स्टाम्प लॉ और प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें ट्रायल बताया किसी पर्सन का जो प्रीवियसली कन्विक्टेड था ऑफेंसेस अगेंस्ट, जो उसने ऑफेंस किए थे वो अगेंस्ट किए थे किसके, कॉइनेज के या फिर स्टाम्प लॉ के या फिर किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। और इन केसेस में, ठीक है, कन्विक्टेड है प्रीवियसली, पहले भी उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो इस केस में क्या होगा? तो इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है वेयर अ पर्सन हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर किसमें बताया गया 17, चैप्टर 12 और चैप्टर 20 ऑफ द आईपीसी। जो आईपीसी में चैप्टर 12 और जो चैप्टर 17 है वो मेनली प्रॉपर्टी या फिर स्टाम्प लॉ या फिर कॉइनेज से रिलेटेड बात करता है, ठीक है, जो इनकेंटर ऑफेंस कमिट करते हैं आईपीसी में, जो कि इम्प्रिजनमेंट है फॉर ए टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स, 3 साल से ऊपर जो कि इम्प्रिजनमेंट है, इज अगेन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर आइदर ऑफ दोस चैप्टर्स विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स, जो पहले भी कन्विक्टेड था, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए 3 years और या फिर 3 साल से ज्यादा तक, ठीक है। And the magistrate before whom the case is pending is satisfied that their ground of presuming that such person has committed the offense, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसने पहले भी सेटिस्फाई होता है कि इसने, और ये प्रिज्यूम कर लेता है कि इसका जो केस है वो पेंडिंग है, सेटिस्फाइड, और जो उसने पर्सन है वो ऑफेंस पहले भी कमिट किया है, ठीक है, he shall be sent for trial to the chief judicial magistrate, तो उस केस में वो उस ट्रायल को कहां पर ट्रायल चलाने के लिए किसके पास सेंड कर देगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या फिर कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था फॉर दी अगेंस्ट कॉइनेज, स्टाम्प लॉ या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में बात की गई है, ठीक है, आईपीसी में, तो कमिट कर देगा कहां पर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में। Unless the magistrate is competent to try the case and is of opinion that he has himself passed an adequate sentence if the accused is convicted, अगर मजिस्ट्रेट वो competent है उस केस को चलाने के लिए, उस ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके ओपिनियन में वो सेंटेंस पास कर सकता है उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट, ठीक है, उसको कन्विक्ट कर सकता है उस अक्यूज्ड को, उसमें एडिक्वेट सेंटेंस देगा उसके लिए, ठीक है, वह मजिस्ट्रेट अगर वो कंपिटेंट है तो, ठीक है। तो उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को सेंड करने की जरूरत नहीं है फॉर द ट्रायल। तो फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, व्हेन एनी पर्सन इज सेंट फॉर ट्रायल टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन, जब मजिस्ट्रेट सेंड कर देता है फॉर द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस, जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, कहां पर सेंड कर देता है फॉर द ट्रायल, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट कर देता है अंडर सब सेक्शन 1, जो कि हमने सब सेक्शन 1 में अभी जो पढ़ा है उसके रिस्पेक्ट में। एनी अदर पर्सन एक्यूज जॉइंटली विद हिम इन द सेम इंक्वायरी और ट्रायल शैल बी सिमिलरली सेंट और कमिटेड। तो जो अगर जिस केस में जो ट्रायल फॉर द ट्रायल कहां पर भेजा जा रहा है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर कमिट किया जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में, जो अंडर सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा है, अगर इसमें एक्यूज एक से ज्यादा है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी है, तो उनका ट्रायल जो इंक्वायरी है वो सिमिलरली सेंड कर दी जाएगी, जहां पर वो कोर्ट ऑफ सेशन में गए या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गए, तो वो सिमिलरली सबको जॉइंटली ट्रायल किया जाएगा। इसमें अनलेस की बात की गई है आगे, अनलेस द मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज सच अदर पर्सन अंडर सेक्शन
239 और सेक्शन 245 एज द केस में बी। अगर मजिस्ट्रेट ने उन अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया है अंडर सेक्शन 239 या फिर 245 के अंडर, तो उस केस में उसका ट्रायल नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि उनको डिस्चार्ज कर दिया मजिस्ट्रेट ने। तो उस केस में जिसको डिस्चार्ज नहीं किया था उस अक्यूज्ड को ही सेंड कर दिया जाएगा फॉर द ट्रायल, कहां पर, सीजेएम के पास या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। तो 324 सिंपली ये बात करता है जो ऑफेंस कमिट किए जाते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट कोइनेज, स्टाम्प लॉ या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अंदर जो आईपीसी में है, ठीक है, इनके अंडर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है और जिनको कन्विक्टेड थे पहले भी, तो इनका ट्रायल कैसे चलेगा, तो ये हमने 324 में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और आगे बढ़ेंगे हम 325 प्रोसीजर बताता है व्हेन मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सीवियर, मतलब कि कम मजिस्ट्रेट पास नहीं कर सकता सेंटेंस सफिशिएंटली, ठीक है, सीवियर वे में, मतलब कि जो गंभीर पनिशमेंट होती है, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट, जैसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसके पास अपनी पावर होती है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सीजीएम, उन सभी की अलग अलग पावर्स होती है। तो 325 सिंपली बात करता है कि जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट की पावर कितनी होती है। मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में, जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उसकी 1 साल तक की पावर होगी, वो 1 साल तक पनिशमेंट दे सकता है, और जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो 3 साल तक पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। लेकिन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है जो अगर उसके पास 4 साल की पनिशमेंट वाला केस आ गया तो उस केस में वो क्या करेगा, ठीक है। तो इसमें यही बात समझाई गई है कि इसमें वो इसका क्या प्रोसीजर चलेगा मजिस्ट्रेट का। अगर मजिस्ट्रेट के पास 3 साल तक की पावर, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास अगर उसके पास उसको ज्यादा देनी पड़ गई तो उस केस में वो क्या होगा, उसका प्रोसीजर कैसे चलेगा। तो इसमें ये बताया गया, फर्स्ट क्लॉज बताता है व्हेनेवर ए मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन आफ्टर हियरिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी एंड दैट ही ought to receive a punishment different in kind from or more severe than that which such magistrate is empowered to inflict, or being a magistrate of the second class is of opinion that the accused ought to be required to execute a bond under section 106, he may record the opinion and submit his proceeding and forward the accused to the चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू वोम ही सबऑर्डिनेट। मतलब कि इसमें फर्स्ट क्लॉज में सिंपली बात की कि जो मजिस्ट्रेट की ओपिनियन में लगता है आफ्टर हियरिंग द एविडेंस, जब वो प्रोसिक्यूशन और जो अक्यूज्ड पक्ष है उन दोनों के एविडेंस ले लेता है, ठीक है, उनको सुन लेता है, उनकी हियरिंग हो जाती है, आफ्टर दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी, उसके बाद अक्यूज्ड गिल्टी मान लिया जाता है, तो एंड दैट ही ought टू रिसीव अ पनिशमेंट, तो उसके बाद वो उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करता है इन ए डिफरेंट काइंड फ्रॉम और मोर सीवियर, तो उस केस में उसको एक मोर सीवियर देनी पड़ जाती है, तो वो मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है फॉर दी क्या, किस लिए, जो उसको पनिशमेंट देनी है, क्योंकि जो इसमें मजिस्ट्रेट सेकंड, मान लीजिए अगर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास 1 साल तक की पावर होती है, तो कैसे उसको 2 साल की पनिशमेंट दे सकता है, क्योंकि उसको 2 साल की पनिशमेंट देनी है। अब मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की 1 साल की पावर है तो वो ट्रांसफर कर देगा, कमिट कर देगा किसके पास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, फॉर दी उसको पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है। For accused to ought to be required to execute a bond under section 106, उस केस में वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोलेगा 106 के अंडर बॉन्ड, ठीक है। ही में रिकॉर्ड द ओपिनियन, और उसके बाद उसकी ओपिनियन को रिकॉर्ड किया जाएगा और सबमिट हिज प्रोसीडिंग, उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग को सबमिट कर जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और अक्यूज्ड को भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू होम ही सबऑर्डिनेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा वो उस केस में, ठीक है, क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है काफी, वो उसको पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें उसको डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकता उसको छोड़कर। तो जिसकी भी जो भी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास है, जिसके भी सबऑर्डिनेट है, जिसके भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर है, वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो फॉरवर्ड कर देगा अक्यूज्ड को और जो प्रोसीडिंग को, ठीक है, फॉर द पनिशमेंट प्रोवाइड, मतलब उसको प्रोवाइड करने के लिए पनिशमेंट, ताकि उसको पनिशमेंट दी जाए, क्योंकि उसके पास उतनी पावर नहीं है। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास तो काफी पावर है, तो उसके पास वो फॉरवर्ड कर देगा उस केस में। फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बात करता है। और जो सेकंड क्लोज है, व्हेन मोर अक्यूज्ड देन वन आर बीइंग ट्राइड टुगेदर, मान लीजिए अगर एक से ज्यादा पर्सन है, एक से ज्यादा अक्यूज्ड है, अगर उनका साथ के साथ ट्रायल चल रहा है टुगेदरली, एंड द मजिस्ट्रेट कंसिडर इज नेसेसरी प्रोसीड अंडर सबसेक्शन 1, अगर वो मजिस्ट्रेट को कंसिडर होता है ये जरूरी है अंडर सबसेक्शन 1 के अंडर उस केस को फॉरवर्ड करना है किसी और मजिस्ट्रेट के पास, इन रिगार्ड एनी ऑफ सच अक्यूज्ड ही शैल फॉरवर्ड ऑल द अक्यूज्ड हु आर इन हिज ओपिनियन गिल्टी टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अगर एक मान लीजिए इसमें 2 अक्यूज थे, अगर एक अक्यूज को सजा देनी 1 साल की, तो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास दे सकता था उसको 1 साल की सजा, और दूसरे अक्यूज को देनी थी उसको 5 साल की 4 साल की मान लीजिए, तो उस केस में जो दूसरा अक्यूज है उसको भी फॉरवर्ड करेगा किसके पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि उनका सेम ट्रायल चलेगा। सेम ट्रायल में उस अक्यूज को भी फॉरवर्ड कर देगा, सभी अक्यूज को जितने भी होंगे उसमें उन सभी को भी फॉरवर्ड कर देगा किसके पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसके बाद देखेगा इसमें क्या करना है। तो सेकंड क्लॉज सिंपली यही बात करता है,
ठीक है, जितने भी उसमें अक्यूज हो गए उन सभी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। इसमें सिंपली ये बात की गई है। और जो थर्ड क्लोज है, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू whom the proceeding are submitted may, if he thinks fit, examine the parties and recall and examine any witness who has already given in evidence in the case and may call for and take any further evidence and shall pass such judgment, sentence, order in the case he is think fit and is according to law। तो थर्ड क्लोज सिंपली बात करता है 325 का, जो इसमें बताया गया अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आ जाता है, जो हमने फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज में पढ़ा है, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उस प्रोसीडिंग को चलाने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है, फॉर दी ऑफेंस जो भी उसने कमिट किया, अगर उसकी पावर से बाहर आ जाता है तो उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जामिन द पार्टीज, उसके बाद वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जामिन कर सकता है उन पार्टीज को जिनको रिकॉल कर लिया गया था, जो जिसने उसको ट्रांसफर कराया, ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही एविडेंस ले लिए थे और उनको पार्टीज को एग्जामिन कर लिया था, जो भी विटनेसेस थे उन सभी को एग्जामिन कर लिया था जो ऑलरेडी एविडेंस ले चुके थे, ठीक है। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, ठीक है, उनको दोबारा रिकॉल कर सकता है उन विटनेसेस को और पार्टीज को फॉर टेकिंग द एविडेंस ले सकता है और पास कर सकता है जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर दे सकता है एज ए थिंग्स फिट, जैसे भी अकॉर्डिंग टू लॉ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ठीक लगे, ठीक है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है, वो रिकॉल कर सकता है विटनेसेस को और जो पार्टीज है उन सभी को, ठीक है, और उनसे दोबारा से एविडेंस ले सकता है, उनकी गवाही करवा सकता है, ठीक है। तो 325 सिंपली ये बात करता है क्या प्रोसीजर रहेगा अगर मजिस्ट्रेट के पास सेंटेंस देने की इतनी पावर नहीं है जितनी उसके पास थी, ठीक है, उससे ज्यादा एक्सीड हो जाती है, तो उस केस में इसमें यही बताया है 325 में कि उस केस में उसका क्या प्रोसीजर चलेगा। तो हमने अच्छे से 325 में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं 326 में। 326 बात करता है कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मजिस्ट्रेट एंड पार्टली बाय अनदर। तो 326 सिंपली ये बात करता है, ठीक है, अगर किसी को कन्विक्शन देनी है या फिर कमिट किया जाता है ऑन एविडेंस पार्टली, मतलब कि उनको एविडेंस लिए जा रहे हैं पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मजिस्ट्रेट और पार्टली बाय अनदर मजिस्ट्रेट, ठीक है, पार्टली किसी और मजिस्ट्रेट ने उसका ट्रायल चलाया और पार्टली किसी और मजिस्ट्रेट ने, ठीक है, जब वो कमिट किया जाता है, ठीक है, या फिर कमिट किया जाता है फिर फॉर द कन्विक्शन ट्रांसफर किया जा रहा है किसी और मजिस्ट्रेट को। तो इस केस में क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, जो पार्टली मजिस्ट्रेट के द्वारा उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है, पार्टली एविडेंस लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपली ये बताया है, इसमें जो फर्स्ट क्लोज है, whenever any judge or magistrate after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry or trial cases to exercise jurisdiction therein and is succeeded by another judge or magistrate who exercise such jurisdiction, the judge or magistrate to succeeded may act on the evidence so recorded by his predecessor or partly recorded by his predecessor and partly recorded by himself। तो इसमें सिंपली ये बात की गई है फर्स्ट क्लोज में, अगर जो जज और मजिस्ट्रेट है उनके पास कोई ट्रायल कोई इंक्वायरी चल रही थी, ठीक है, और पार्टली वो या फिर उसने जो रिकॉर्ड किए थे उन जो भी उसके पास ट्रायल चला था या फिर इंक्वायरी चल रही थी उनमें उन्होंने कुछ एविडेंस लिए उनको रिकॉर्ड किया, ठीक है, पार्टली किया या फिर होल कर लिया, ठीक है, कि सीज टू एक्सरसाइज जुडिक्शन, और उसके पास वो उसकी जो जुडिक्शन थी वो नहीं थी, उसके पास उसको किसी और मजिस्ट्रेट के पास कर दिया गया, किसी जज और मजिस्ट्रेट के पास द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। और उसके बाद हु एक्सरसाइज सच जुडिक्शन, जिसकी जुडिक्शन में वो एक्सरसाइज करता है जो भी मजिस्ट्रेट, ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर कर दिया गया। सो सक्सेसिड में एक्ट ऑन द एविडेंस सो रिकॉर्डेड बाय हिज प्रीडिसेसर, जो पहले जज और मजिस्ट्रेट था उसने अलग से रिकॉर्ड किया एविडेंस और फिर ये दोबारा आया, फिर उसने जो आगे लेने थे, मान लीजिए पहले उसमें टोटल इस केस में 8 उनको क्या लेने थे, एविडेंस लेने थे, ठीक है, बाय विटनेसेस, और पहले ही कोई और जज और मजिस्ट्रेट ले चुका था, ठीक है, और फिर दोबारा से उसकी जुडिक्शन को चेंज कर दिया गया, चेंज करने पर दूसरा मजिस्ट्रेट आ गया, तो उस केस में जो 4 और रह गए थे वो दूसरा मजिस्ट्रेट लेगा, वो ले सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ट्रांसफर कर दिया गया। तो फर्स्ट क्लोज में ये बताया, और जो उसमें प्रोवाइड फर्स्ट क्लोज में वो आगे बताता है प्रोवाइडेड दैट इफ द सक्सेसिड जज और मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट फर्दर examination of any of the witness was evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, he may re-summon any such witness and after such further examination, cross examination and re-examination if any as he may permit the witness shall be discharged। मतलब कि इसमें प्रोवाइडर में सिंपली बात की गई है, जो पहले केस चल रहा था जिस मजिस्ट्रेट के पास, जज के पास, और फिर वो दूसरे जज और मजिस्ट्रेट के पास चले गया केस, ठीक है, तो उस केस में उस ओपिनियन में फर्दर एग्जामिन कर सकता है उन विटनेसेस को जिसने जो पहले मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया गया था, जिसने पहले भी एविडेंस लिए थे, किसी विटनेस को एग्जामिन किया था, ठीक है,
तो उस केस में उनको दोबारा से री एग्जामिन कर सकता है, उनसे दोबारा से एविडेंस लिए जा सकते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी लिए जा चुके थे पहले वाले मजिस्ट्रेट के पास। उस केस में वो जो मजिस्ट्रेट अब आया उसमें या फिर जज आया है, तो उस केस में वो री समन कर सकता है, दोबारा से समन कर सकता है विटनेसेस को, ताकि वो कोर्ट में आए और उनको दोबारा री एग्जामिन करे, क्रॉस एग्जामिन करे, ठीक है, एज ही मे परमिट एज द विटनेस शैल बी डिस्चार्ज। उसके बाद उनको परमिट करने के बाद उनको विटनेस को डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, ठीक है, उसी जो पहले लिए गए थे और उनको दोबारा से लिए जाएंगे। तो ये मजिस्ट्रेट की पावर है, वो दोबारा से रिकॉल कर सकता है विटनेसेस को और दोबारा से उनसे एविडेंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड्स ऑफ फर्स्ट क्लॉज में सिंपली ये बात करता है। और जो सेकंड क्लॉज है, व्हेन अ केस इज ट्रांसफर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड फ्रॉम वन जज और अनदर जज और फ्रॉम वन मजिस्ट्रेट टू अनदर मजिस्ट्रेट, द फॉर्मर शैल बी डीम्ड टू सीज टू एक्सरसाइज जुडिशन देयर एंड टू बी सक्सीड बाय द लेटर विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1। मतलब कि जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं प्रोविजन अंडर दिस कोड, जो इसमें बताया गया है, केसेस ट्रांसफर अंडर प्रोविजन ऑफ दिस कोड वन जज टू अनदर जज, ठीक है, फ्रॉम वन मजिस्ट्रेट टू अनदर जज मजिस्ट्रेट, द फॉर्मर शैल बी डीम्ड टू सीज टू एक्सरसाइज जुडिक्शन, ठीक है, उसके बाद उसको सीज कर दिया जाएगा एक्सरसाइज जो भी जिसकी जुडिक्शन में वो गया केस, एंड टू बी सक्सीडेड बाय द लेटर विद इन द मीनिंग ऑफ सबसेक्शन 1, जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा है, ठीक है, जो प्रोवाइड हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्लोज में। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू समरी ट्रायल और टू केसेस इन विच प्रोसीडिंग हैव बीन स्टेड अंडर सेक्शन 322 और इन प्रोसीडिंग हैव बीन सबमिटेड टू सुपीरियर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 325। तो थर्ड क्लोज सिंपली ये बात करता है कि जो समरी ट्रायल है टू और टू केसेस सेक्शन अप्लाइज टू नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू समरी ट्रायल, मतलब कि जो समरी ट्रायल है उस पर सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे, प्रोसीडिंग हैव बीन स्टेड अंडर सेक्शन 322 और प्रोसीडिंग हैव बीन सबमिटेड टू सुपीरियर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 325, ठीक है, इन पर कोई भी सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे इन समरी ट्रायल और टू केसेस विच प्रोसीडिंग हैव बीन स्टेड, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 327 में। ओ कोर्ट टू बी ओपन, मतलब कि कोर्ट सभी के लिए ओपन है, कोर्ट में कोई भी आ जा सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर बताया है इस केस में क्या होगा, मतलब कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, कोर्ट की परमिशन लेनी होगी कोर्ट में आने के लिए। तो इसमें प्रोसीजर बताया है क्या रहेगा। जो इसका फर्स्ट क्लोज है, द प्लेस इन विच एनी क्रिमिनल कोर्ट इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और ट्राइंग एनी ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी एन ओपन कोर्ट टू विच द पब्लिक जनरली बाय हैव एक्सेस सो फार एज द सेम कैन कन्वीनियंटली कंटेन देम। मतलब कि जो क्रिमिनल कोर्ट है जिसके पास क्रिमिनली कोई ट्रायल चल रहा है क्रिमिनल कोर्ट के अंडर फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, किस पर्पस के लिए, इंक्वायरी पर्पस के लिए, फिर उसका ट्रायल चल रहा है उस ऑफेंस का, शैल बी डीम्ड टू बी एन ओपन कोर्ट, तो उसको ओपन कोर्ट समझा जाएगा, ठीक है। और उसमें पब्लिकली कोई भी जनरली आ जा सकता है, एक्सेस कर सकता है, सो फार एज द केस में भी कन्वीनियंटली कंटेन देम, ठीक है। तो फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बात करता है कि कोई भी कोर्ट में आ जा सकता है, तो हमने इसमें पढ़ लिया। और जो उसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो बात करता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रिजाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट if he thinks fit order at any stage of any inquiry into or trial of any particular case that the public generally or any particular person shall not have access to or to be or remain in the room or building used by the court। अगर मजिस्ट्रेट और या फिर जज ने, ठीक है, अगर कोई ऑर्डर दे दिया है किसी स्टेज ऑफ एनी इंक्वायरी, जो भी स्टेज चल रहा है, कोई भी इंक्वायरी चल रही है, कोई भी ट्रायल चल रहा है किसी केस का, उसके पर्टिकुलर केस में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर केस में बात की गई यहाँ पे, तो उसमें पब्लिकली जनरली कोई भी पर्टिकुलर पर्सन नहीं एक्सेस कर सकता। मतलब कि किसी पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया है कि उस पर्सन को कह दिया गया कि आप कोर्ट में परमिट नहीं है कि आप कोर्ट में आए, ठीक है, वो एक्सेस करे, तो उसको ये ऑर्डर दे देती है कोर्ट, तो उस केस में वो पर्सन नहीं आएगा, ठीक है। और टू बी और रिमेन इन और बिल्डिंग यूज बाय द कोर्ट, जो भी रूम या फिर बिल्डिंग यूज किया जा रहा है बाय द कोर्ट, किस केस के लिए, फॉर द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस, जो भी जिस ऑफेंस का कोई ट्रायल चल रही है या फिर इंक्वायरी चल रही है, इस स्टेज में कोई पर्सन नहीं आएगा, जो पर्टिकुलर पर्सन को ऑर्डर दे दिया गया है कि आप एक्सेस नहीं करेंगे कोर्ट में आने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रोवाइडर सिंपली ये बात करता है। और जो सेकंड क्लोज है, नथिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 द इंक्वायरिंग इनटू और ट्रायल ऑफ रेप और एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376A to 376E शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा। मतलब कि जो रेप के सेक्शन आईपीसी में, ठीक है, जो 376 से रिलेटेड है, जितने भी अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं वो सभी वो इन कैमरा होंगे, जो भी उसका केस चलेगा, ठीक है, रेप केस का, उसका ट्रायल इंक्वायरी वो इन कैमरा होंगे, ठीक है। वहां पर कोई परमिशन नहीं दी जाएगी किसी भी पर्सन को वहां पर वो आए, ठीक है। तो इसमें प्रोवाइडो बताता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रिजाइडिंग जज में इफ ही थिंक्स फिट और ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय अदर ऑफ द पार्टीज अलाउ एनी पर्टिकुलर पर्सन टू हैव एक्सेस टू और बी और रिमेन इन रूम और बिल्डिंग यूज्ड बाय द कोर्ट। मतलब कि जो यूज किया जा रहा है बाय द कोर्ट किस पर्पस के लिए, उसका जो ट्रायल चल रहा है किसी ऑफेंस का, ठीक है, उस पर्पस के लिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर उसके अंदर बुलाना है या
किसके थ्रू, जो पार्टीज है, दोनों पार्टीज में के थ्रू अगर वो एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट में कि किसी पर्सन को परमिट करना है उस कोर्ट में आने के लिए, ठीक है, उसको आजादी दी जाए कि वो कोर्ट में आए, उस पर्सन को अलाउ किया जाए, जो भी पार्टीज एप्लीकेशन दे रही है उस पर्सन के रिस्पेक्ट में उस पर्सन को आने दी जाए जो भी इन कैमरा प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है। तो सिंपली प्रोवाइजो में यही बताया। और जो नेक्स्ट प्रोवाइजो बात करता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन कैमरा ट्रायल शैल बी कंडक्टेड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय वुमेन जज और मजिस्ट्रेट। जो भी रेप केस का जो भी ट्रायल चल रहा है उसका एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय वुमेन जज और बाय वुमेन मजिस्ट्रेट, तो वो वुमेन जज और वुमेन मजिस्ट्रेट के थ्रू ही चलेगा, ठीक है। इन कैमरा मतलब कि प्रैक्टिकेबल चलना चाहिए, ठीक है, अगर पॉसिबल हो सके तो जो फर्स्ट क्लोज है, जो सेकंड क्लोज है हमने अच्छे से जान लिया। और जो थर्ड क्लोज है आगे, वो थर्ड क्लोज बात करता है वेयर एनी प्रोसीडिंग आर हेल्ड अंडर सबसेक्शन 2 इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू प्रिंट और पब्लिश एनी मैटर इन रिलेशन टू एनी सच प्रोसीडिंग एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब कि जो प्रोसीडिंग चल रही है अंडर सबसेक्शन 2 जो रेप से रिलेटेड है, तो उस केस में किसी भी पर्सन को परमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है, कि उसका वो प्रिंट करे, पब्लिश करे उस मैटर को जो भी रिलेशन टू दी प्रोसीडिंग है, ठीक है, तो वो पब्लिश नहीं कर सकता इन पब्लिकली, ठीक है। जो भी प्रिंट करता है वो न्यूज़पेपर में निकालता है तो वो उसको अलाउ नहीं है, ठीक है। जो भी रेप केस का जो भी केस चल रहा है जो अंडर सबसेक्शन 2 हमने पढ़ा है, तो उसको पहले प्रीवियस परमिशन लेने की कोर्ट की, तब जाकर वो ही कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने निर्भया केस में पढ़ा था, निर्भया केस में वो उसको अलाउ नहीं था कि वो विक्टिम के नाम को उसमें उजागर करे, ठीक है। तो विक्टिम का नाम नहीं आया था उसमें, इसलिए उसमें निर्भया केस नाम था। निर्भया उसमें कोई लड़की का नाम था जिसके अगेंस्ट वो रेप हुआ था, उसका नाम निर्भया नहीं था, उसमें वो ऐसे ही नाम छिपा के उसमें निर्भया केस कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें प्रोवाइजो में यही बात की गई है जो इसमें थर्ड क्लोज में प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइडेड दैट द बैन ऑन printing or publication of trial proceeding in relation to an offense of rape may be lifted subject to maintaining confidential of name and address of the parties। जो विक्टिम पर्सन है रेप की, ठीक है, उसका जो ऑफेंस हुआ है रेप का, उसका जो नाम था और जो एड्रेस था उसको हाइड कर दिया जाए, ठीक है, उसको मतलब कि इन प्रिंट ना लाया जाए और पब्लिकेशन में ना लाया जाए, जो भी इसको प्रोसीडिंग चल रही है उसको भी, ठीक है। तो इसमें प्रोवाइजो में सिंपली बात की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया निर्भया केस में उसकी जो एड्रेस था, उसका जो नेम था, उसका रियल नेम को छिपा दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 24 आज पूरा कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 25 डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं आपको क्या समझ नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। ओके।